मैं डॉक्टर उमेश कुमार शर्मा अपने यूट्यूब चैनल यूके शर्मा हिंदी क्लासेज के माध्यम से आज आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूँ। नागमती वियोग खंड आप लगातार पढ़ रहे हैं। मलिक मोहम्मद जैसी के पद्मावत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश, जिसे जैसी साहित्य का मुकुटमणि कहा गया है, इसे आप लगातार पढ़ रहे हैं। और कुल मिलाकर के ये जो 30वां खंड है, इस 30वें खंड में आप लगातार पदों को देख रहे हैं, जिसमें कुल मिलाकर के 19 पद हैं। 19 पदों में से 5 पद को अब तक आपने पढ़ा है। जिन लोगों ने इस वीडियो को ही देखने की कोशिश की है वो पीछे चले जाए, हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, आप वहां से लेकर के आप पीछे के वीडियो को देख सकते हैं। कई जानकारियाँ आपको वहाँ मिलेगी। आप सारे लोग हमारे चैनल को लगातार सब्सक्राइब कर रहे हैं, करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। हम ये सेवा लगातार आपके लिए लेकर उपस्थित होते रहेंगे। तो मैं आज आपको बताऊं कि नागमती वियोग खंड में जो पद संख्या 5 है उसे आपने पढ़ा। आज पद संख्या 6 को पढ़ेंगे आप। पद संख्या 6 में भी नागमती वियोग वर्णन में जो 12मासा शैली का प्रयोग किया गया, सावन के बाद भादव महीने का आगमन हुआ है और 6ठे पद में इसी भादव महीने का जो प्रभाव है नायिका पर, वो किस प्रकार से पड़ रहा है और अपने प्रियतम रत्नसेन के अभाव में कैसे वो पीड़ा को महसूस कर रही है। क्योंकि आपको पता है कि रत्नसेन पद्मावती की तलाश में जा चुका है सिंघल द्वीप, और यहाँ पर जो नागमती है वो अकेले इस राजमहल में अभिशप्त है इस वियोग को झेलने के लिए। और ये पूरे साल का समय है, मौसम बदलते हैं, प्रकृति के रूप बदलते हैं, पर नायिका के वियोग का कोई अंत नहीं है। यहाँ हम भादो महीने में पड़ने वाले उस दुष्प्रभावों का उल्लेख करेंगे जिसे कवि ने यहाँ पर इस पद में लिखा है। यहाँ देख रहे हैं कि भा भादो दूभर अति भारी। भादो का महीना नायिका के लिए और भी अधिक पीड़ादायक हो गया। दूभर का अर्थ होता है दुर्लभ। जीवन दुर्लभ हो गया है, जीवन कष्टकारक हो गया है, जीवन इस प्रकार से त्रस्त कर रहा है नायिका को। इस भादो के महीने में जो प्रकृति सर्वथा प्रतिकूल प्रतीत हो रही है, इसे लगातार बारिश का होना, मेघों का गरजना, मौसम के इस रूप से नायिका जो महसूस कर रही है, इस अकेलेपन में को जो वो झेल रही है, इसका वर्णन आप यहाँ देखेंगे कि भादो दूभर अति भारी। भादो के महीने में और भी अधिक जीवन दुर्लभ हो गया, कष्टकारक हो गया। पीड़ा ने और चारों तरफ से घेर लिया है नायिका को। कैसे भरों का अर्थ होता है काटना, रैन अंधियारी, और ये अंधेरी रात को किस प्रकार से काटी जाए। और यहाँ तो दरअसल रात लंबिया है, ये लंबी रातें किस प्रकार से नायिका काटे अपने प्रियतम के अभाव में, इसे वो महसूस कर रही है कि किस प्रकार से घनघोर अंधेरी रात, बारिश का होना, मेघ का गरजना, प्रकृति का ये रौद्र रूप और नायिका का अकेलापन जो हम देख रहे हैं कि कैसे भरों किस प्रकार से काटें, किस प्रकार से इस रात का हम सामना करें। नायिका ने यह कहा है कि रैन अंधियारी, रैन का अर्थ है रात, अंधियारी मतलब अंधियारा। ये अंधियारी रात जो है उसे किस प्रकार से काटा जा सकता है, किस प्रकार से इस रात को बिताया जा सकता है, ये आप इसमें देखेंगे। आगे जो वर्णन है इसमें कि मंदिर सून पीऊ अंते बसा। मंदिर का यहाँ अर्थ घर है। घर के लिए मंदिर एक पर्याय के रूप में आया हुआ है कि यह मंदिर सून है, प्रियतम के बिना सब कुछ है, नौकर है, चाकर है, धन है, संपत्ति है, ये तो राजरानी ही है। ये जो कुल मिलाकर के आप देखते हैं कि जो चित्तौड़ की ये साम्राज्ञी है, बावजूद इसके मंदिर सूना है, घर सूना है उस रत्नसेन के अभाव में, जिसे नायिका यहाँ महसूस करती है। उस पीड़ा को झेलने के लिए नायिका अभिशप्त है। और मैंने पहले भी बताया कि ये कहीं अर्थोपार्जन के लिए नहीं गए हैं। जिस दिन लौट कर आएंगे उस दिन सौत का सामना करना पड़ेगा। जिस दिन लौट के आएंगे रत्नसेन, उस दिन उसे पद्मावती का सामना करना पड़ेगा। इसलिए दोहरी पीड़ा है, एक तो प्रियतम के अभाव को झेल रही है, दूसरी ओर कि सौत के आने की पूरी आशंका है, जिससे और भी अधिक पीड़ा बढ़ जाती है नायिका की। यहाँ जो कवि ने वर्णन किया है कि मंदिर सोन पीऊ अंते बसा। मंदिर सोना है, अंते मतलब अन्यत्र,
मंदिर सोना है, घर सोना है, और प्रियतम अन्यत्र बसा हुआ है, दूर देश में बसा हुआ है। इसलिए यहाँ जो नागमती है वो वस्तुतः प्रोषित पति का नायिका है। जो नायिका के प्रकार काव्यशास्त्र में विभाजित किए गए हैं उसमें ये प्रोषित पति का नायिका है। एक ऐसी नायिका जिसके प्रियतम उससे दूर रहे, परदेश में रहे, और जिसके आने का कोई समय तय नहीं हो, जहाँ पर नायिका का जो वियोग है वो अनंत काल तक चलता रहे, जिसकी कोई सीमा रेखा तय नहीं हो, उस प्रकार की नायिका यह है। और यह वियोग को झेलने के लिए मजबूर है। यहाँ कवि ने वर्णन किया है कि मंदिर सोन पियु अंते बसा, प्रियतम अन्यत्र बसा हुआ है, वो पद्मावती की तलाश में जा चुका है। और वर्णन आगे है कि सेज नागिनी फिर दशा, फिर शब्द का प्रयोग किया गया है कि अपने भाव को और भी अधिक गंभीरता और भी अधिक सघनता से कवि प्रेषित करना चाहता है कि ये सेज जो है, जिस सेज पर, जिस बिस्तर पर सोई है नायिका, वह नागिन का रूप धारण कर लिया है। और यहाँ मानवीकरण किया गया है कि सेज का नागिन का रूप धारण कर लेना वस्तुतः ये मानवीकरण है। और इस प्रकार से सेज को नागिन के रूप में जो कवि ने वर्णन किया है वो साफ है कि सेज नागिनी फिर डसा, जिस प्रकार से नागिन बार बार उलट कर डसता है, ठीक उसी प्रकार से ये नागिन रूपी सेज बार बार नायिका को डस रही है। और नायिका नागमती आखिरकार इस पीड़ा को झेलने के लिए मजबूर है और उसे झेलना ही पड़ रहा है। रहो अकेली गहे एक पार्टी, अकेली है, एक पार्टी को, एक तख्ते को, एक पार्टी को गह करके ये रात बिताती है। या कहें तो पार्टी की जगह पर तकिए शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है। अकेलेपन को भरने का ये साधन हो सकता है कि नायिका एक पार्टी को, एक तख्ते को पकड़ कर, समेट करके पूरी रात को बिताती है, प्रियतम के इंतज़ार में रात को काटती है कि रहूं अकेली गहे एक पार्टी को पकड़ कर वो पूरी रात को काटती है, पूरी रात को बिता रही है। यहाँ ये वर्णन है कि नैन पसारी मरों ही फाटी, आंखें फैलाई हुई है उस मार्ग पर जहाँ से रत्नसेन के आने की संभावना है। कि नायिका को ऐसा महसूस हो रहा है कि जब वो मरेगी तो उसकी आंखें इसी प्रकार से उस मार्ग पर बिछी रहेगी जहाँ से रत्नसेन के आने की संभावना बन रही है। इसलिए नायिका के भीतर में जो मिलन की अनंत आकांक्षा है वो कवि ने यहाँ पर प्रतिपादित किया है कि नैन पसारी मरों ही फाटी, नायिका महसूस कर रही है कि हम मरेंगे भी तो भी ये आशा और उम्मीदों से भरी हमारी आंखें खुली की खुली रहेगी और हृदय लगता है कि इस प्रकार से फट जाएगा। चमक बीजु घन गरज तरासा, और जब बिजली आकाश से छिटकता है, चमकता है, जब घोर गर्जना होती है तो नायिका और भी अधिक भयभीत हो जाती है, और भी अधिक डर जाती है। इसलिए चमक बीज घन गरजी, ये बिजली जब चमकती है, जब घन गर्जना, जब बादल की गर्जना सुनाई पड़ती है तो गरजी तरासा, वो और भी अधिक त्रस्त कर रहा है। तरासा मतलब त्रस्त करना, परेशान करना। विरह काल होई जीव गरासा, यहाँ विरह का मानवीकरण किया गया है। यह मानवीकरण अलंकार है कि विरह जो है वो काल का रूप धारण कर लिया है, और जिस प्रकार से काल जीव को ग्रसित कर लेता है, ठीक उसी प्रकार से नायिका के प्राण को, उसकी आत्मा को, उसकी भाव को ग्रसित कर लिया है विरह रूपी काल ने। कि विरह काल होई जीव गरासा, जीवन को ग्रसित कर लिया है, फंस गई है नायिका उस विरह के चंगुल में। इसलिए विरह काल के रूप में हम देख रहे हैं कि यह मानवीकरण अलंकार है। उसके बाद जो अगली पंक्ति है कि बरसे मघा, ये मघा नक्षत्र है। हर एक महीने में 2 नक्षत्र होते हैं, यहाँ भी 2 नक्षत्र का वर्णन है कि बरसे मघा, जब मघा नक्षत्र आता है तो बारिश और भी अधिक घनघोर होती है, रातें और भी अधिक अंधेरी हो जाती है, रातों की विहड़ता, सघनता और भी अधिक बढ़ जाती है। और इस अवस्था में ये जो सारे के सारे वियोग को उद्दीप्त करने के सारे कारक हैं, इसे कवि ने कितना सुंदर तरीके से रचा है कि मघा नक्षत्र का आगमन हो चुका है। बरसे मघा, और मघा नक्षत्र में लगातार बारिश हो रही है, वो मूसलाधार बारिश
जिसमें नायिका अकेलेपन को झेल रही है। झकोरी झकोरी, वो बार बार झकोर झकोर करके बार बार आकाश से मूसलाधार बारिश निरंतर हो रही है और नायिका इस बारिश के मौसम में भी प्यासी है, अकेली है। उसकी तृषा, उसकी आकांक्षा अतृप्त है, जिसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। और यहाँ वर्णन है कि बरसे मघा झकोरी झकोरी, मोर दुई नयन चुए जस ओरी। यहाँ देखिए कितना सुंदर वर्णन है कि नायिका की दोनों आंखें उसी प्रकार से बरस रही है। यहाँ आप देखेंगे कि मूल रूप से उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है कि मोर दुई नयन चुए जस ओरी। जस शब्द से स्पष्ट होता है कि ये उद्धृत किया है कवि ने कि जिस प्रकार से, उसी प्रकार से इनकी आंखें चू रही है। आंसू का जो निरंतर ये दिखाई पड़ रहा है, जो निरंतर प्रवाह दिखाई पड़ रहा है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से बरसात के मौसम में ओरी चूता है। ओरी का अर्थ होता है उल्टी, जो घर के आगे का भाग होता है, जहाँ से पूरे छत का पानी, पूरे छप्पर का पानी एक जगह संयुक्त रूप में चूता है। ठीक उसी प्रकार से नायिका की जो आंखें हैं वो निरंतर बरस रही है, चू रही है। बड़ा सुंदर वर्णन है कि मघा नक्षत्र जिस प्रकार से बरस रहा है आकाश से, ठीक उसी प्रकार से नायिका की आंखें भी निरंतर बरस रही है। मैथिली शरण गुप्त ने जब ये यशोधरा लिखा तो यशोधरा में भी जब वियोग का वर्णन है, वहाँ भी हम इस तरह की बात देख रहे हैं कि यशोधरा भी इस तरह की बात को महसूस कर रही है और वह भी कह रही है कि लगातार बारिश के होने के बावजूद भी नायिका की प्यास नहीं बुझती है। वहाँ भी कवि लिखते हैं कि आओ हे बनवासी, अब गृह भार नहीं सह सकती देव तुम्हारी दासी। तुम घर रहते हम न तरसते, देखो दो दो मेघ बरसते। ये मेघ का बरसना, आँखों का बरसना है। दो दो मेघ बरस रहे हैं, दो आँखें बरस रही है नायिका की। मैं प्यासी की प्यासी, आओ हे बनवासी, अब गृह भार नहीं सह सकती देव तुम्हारी दासी। यहाँ भी अपने घर परिवार के भार को झेलने में नायिका असमर्थ हो रही है, उस प्रियतम के अभाव को वो महसूस कर रही है। और कवि ने लिखा है, यहाँ वर्णन है कि मोर दुई नयन चुए जस ओरी। और आगे है कि धनी सूखे भरी भादो माह। भादो महीना, भादो का महीना हो, बरसात की सघनता का मौसम हो और कोई सूख रहा हो, किसी की प्यास न बुझी हो। ये कितना बड़ा अनर्थ है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि विरोधाभास अलंकार है। धनी सूखे बड़ी भादो माह, मतलब है कि भादो के महीने में तो सबकी प्यास बुझ जाती है, धरती तृप्त हो जाती है, जल से युक्त हो जाती है, बाढ़ आ जाती है। पर यहाँ देख रहे हैं कि इस अवस्था में भी, इस मौसम में भी नायिका प्यासी है, उसकी प्यास नहीं बुझी है। यहाँ पर मूल रूप से विरोधाभास अलंकार है। भादो का महीना हो और नायिका प्यासी हो, इसमें हम मूल रूप से यह अलंकार देखते हैं। अबहुन आइन सींचहि नाहा। वो कहती है कि आकाश ने तो अपने जल के बूंदों से धरती को तृप्त कर दिया है, धरती लबालब हो चुकी है, लेकिन हमारे प्रियतम कैसे हैं, हमारे रत्नसेन कैसे हैं कि अब भी आकर के हमें सिंचित नहीं करती है। अब भी हमारे सूखे हुए प्रेम को वो जगाने के लिए अपने प्रेम की बारिश नहीं करती है, हमारे हृदय की प्यास को आज भी बुझाने के लिए वो नहीं आती है। इसलिए नायिका यहाँ अपने मन के भीतर में छिपी हुई अनंत कामनाओं को व्यक्त कर रही है। वो बता रही कि अब भी इस अवस्था में भी, जब नायिका पूरी तरह से मरणासन्न हो चुकी है, अब भी अगर आकर के वो सींच दे, अब भी अगर प्रेम की बारिश कर दे, तो नायिका में पुनर्जीवन का संचार हो सकता है, जिस प्रकार से धरती में पुनर्जीवन का संचार हो चुका है। यहाँ आप देखेंगे आगे जो वर्णन है कि पुरवा, ये पुरवा नक्षत्र है। पुरवा लाग भूमि जल पूरी। पुरवा नक्षत्र में जहाँ भी कोई ऐसा जगह नहीं बचा हुआ है जहाँ पर जल से वो भरा हुआ नहीं हो, जल से जो लय नहीं हो, जो डूबा हुआ नहीं हो। पुरवा नक्षत्र में भूमि जल से पूरी हो चुकी है, तृप्त हो चुकी है धरती। पर नायिका कहती है कि आक जवास भई जस झूरी। पर आक और जवास नाम के झाड़ियों की ये प्रवृत्ति होती है कि वो बारिश के महीने में ही झुलस जाता है। नायिका अपनी तुलना वहाँ से कर रही है
वो बता रही कि जिस प्रकार से बारिश के मौसम में जब धरती पूरी तरह से नहा चुकी हो, जब धरती जल से लय हो चुकी हो, तब आकर जवास जिस प्रकार से झुलस रहा होता है, ठीक उसी प्रकार से बारिश के इस मौसम में नायिका अपने प्रियतम के अभाव में, अपने वियोग की अवस्था में ऐसे ही झुलस रही है और वियोग उसे संतप्त कर रहा है। आगे वर्णन जो है टेक के रूप में है कि जल थल भरे अपूर्ण सब, जल का अर्थ तो जल है, थल मतलब पृथ्वी है, कि जो जल क्षेत्र है, जो नदियां हैं, जो नाले हैं, जो तालाब हैं, सब तृप्त हो चुका है, सब भर चुका है, लबालब हो चुका है। और थल मतलब ज़मीन, ज़मीन भी कहीं खाली नहीं है, हर जगह केवल जल ही जल दिखाई पड़ रहे हैं। अपूर्ण सब, सब परिपूर्ण हो चुका है, तृप्त हो चुका है। धरती गगन मिली एक, और इस प्रकार से चारों तरफ पानी पानी है, जिसके कारण धरती और आकाश मिलता हुआ सा प्रतीत होता है। बीच की सारी चीज़ें गायब नज़र आती है, नीचे पानी है और ऊपर आकाश है। इस प्रकार से ये जो निरंतर्य है बारिश का, जिसके कारण यह रूप प्रकृति का दिखाई पड़ा है। और कवि ने यहाँ वर्णन किया है कि धरती गगन मिली एक, धरती और आकाश मिलकर एक हो चुका है इस मौसम में, यानी कि पूरी तरह से पानी पानी हो चुका है, हो चुकी है प्रकृति। आगे कहती है नागमती कि धनी जौवन अवगाह मह, कि ये जो स्त्री है वो अथाह यौवनत्व में डूब रही है। ये यौवनत्व की अथाहता है, ये जवानी है पर प्रियतम नहीं है। इसीलिए इस अथाह यौवनत्व में नायिका दरअसल निमग्न हो चुकी है, डूब रही है, पुर रही है, नष्ट हो रही है। इसका वर्णन कवि ने किया है। बूरत पियो टेक, वो कहती है कि मैं इस यौवनत्व के अथाह सागर में डूब रही हूँ, हे प्रियतम आकर के अब भी टेक दो। टेक का अर्थ होता है सहारा, कि अब भी आकर के हे प्रियतम हम जो बुर रहे हैं, डूब रहे हैं, अब भी आकर के तुम सहारा दे दो, तुम सहयोग कर दो, तो शायद हमारा जीवन बच जाए। विद्यापति ने भी जो लिखा है कि ये जिसमें मूल रूप से वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से यौवनत्व का संबंध होता है शरीर के साथ, और शरीर का संबंध होता है प्रियतम के साथ, कि कवि ने वहाँ जो उल्लेख किया है ठीक उसी प्रकार का उल्लेख यहाँ भी हमें दिखाई पड़ रहा है कि यौवन बिनु तन, तन बिनु यौवन की, यौवन प्रिय दूरे। यहाँ तो वही हाल इस नायिका की भी है, वही हाल इस नायिका की स्थिति भी वही है कि वो प्रियतम के अभाव में किस प्रकार से पीड़ा को झेल रही है। कवि ने इसका बखूबी उल्लेख किया है। अगर हम काव्यशास्त्रीय दृष्टिकोण से इस पर विचार करेंगे तो आपने देखा कि इसमें मानवीकरण अलंकार है, उदाहरण अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है, और सेज नागिन का बन जाना, सेज का नागिन बन जाना मूल रूप से रूपक है। और भाषा के दृष्टिकोण से इसमें मूल रूप से अवधि के लोक रूप का प्रयोग किया गया है। अगर हम छंद की बात करें तो इसमें मूल रूप से दोहा और चौपाई छंद के प्रयोग किए गए हैं। चौपाई में ऊपर की 7 पंक्तियां रची गई है, नीचे दोहा का टेक लगाया गया है। और अगर हम रस की बात करें तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार है, प्रोषित पति का नायिका के वियोग दशा का बड़ा ही सुंदर वर्णन है। तो हम लगातार इस वीडियो को लेकर आपके लिए आते रहेंगे। आप सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। फिर मिलेंगे।